हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको पता है बहुत जल्दी हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 7 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है। उसके लिए हमें पेपर 1 में हमारा ईवीएस पर्यावरण अध्ययन आएगा 30 मार्क्स का, जिसके लिए हमको आपके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। थर्ड और फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी हमारी चल रही है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 7 का पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। ठीक है, तो सीड्स जो होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं। तो बीज जो होते हैं वो महान यात्री होते हैं। आपको पता है कोई बीज है ना कहीं पर गिरता है, लेकिन वो है ना बहुत दूर दूर तक कहीं जा जाके वहां पर भी पेड़ को उगा सकता है। ठीक है, तो वो है ना बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे पहुंचता है? तो एक तो होता है हवा के थ्रू जा सकता है। ठीक है, हवा उसे उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले गई। पानी के थ्रू जा सकता है, पानी में गिर गया, पानी के साथ बह बह के बहुत दूर तक चला गया। कोई पक्षी ने उसे खा लिया और किसी दूसरी जगह जाके गिरा दिया। ठीक है, तो जो सोयाबीन का बीज होता है वो हवा के थ्रू बहुत दूर दूर तक जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है, जब आप कहीं घूम रहे होते हैं या फिर जानवर कहीं घूम रहे होते हैं, हमारे कपड़ों पर और जानवर के फरों पर बीज चिपक जाते हैं। ठीक है, और ऐसे भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। पानी का इस्तेमाल करके, हवा का इस्तेमाल करके, पक्षियों का इस्तेमाल करके, जानवरों का इस्तेमाल करके, हमारा इस्तेमाल करके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि ये फूड कहाँ कहाँ से आए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट ने इसे मल्टीपल टाइम्स अपने एग्जाम में पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बीज कहाँ से आए थे हमारे पास। ठीक है, तो ग्रीन चिली, टोमेटो और पोटैटो, हरी मिर्च, टमाटर और आलू हमारे पास आए थे साउथ अमेरिका से। कैबेज और पी आए थे यूरोप से। कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी हमारे पास आई थी अफ्रीका से। तो वो इसको कैसे दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। मैच दी फॉलोइंग आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ग्रीन चिली, टोमेटो एंड पोटैटो के आगे वो लिख देंगे यूरोप। तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट मालूम होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा फूड कहाँ से आया था। तो कैबेज एंड पी यूरोप से आए हैं, कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी अफ्रीका से आए हैं, ग्रीन चिली, टोमेटो और पोटैटो साउथ अमेरिका से आए हैं। उसके बाद है ना, ये बीजों के बारे में हमें कैसे पता चला? तो 1948 में क्या हुआ, जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के एक इंसान ने क्या किया, वो है ना अपने कुत्ते के साथ वॉक लेके अपने घर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बीज जो है उनके कपड़ों पर चिपके हुए थे और उनके कुत्ते के फर पे चिपके हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे चिपक गए। ठीक है, तो उन्होंने है ना उन सीड्स को बहुत ध्यान से देखा और उनमें है ना उन्हें बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने देखा तो उन्हें ना बहुत छोटे छोटे हुक्स नजर आए, जिसकी मदद से, यानी कि बीजों के पास जो हुक थे उसकी मदद से वो आपके कपड़ों से चिपक सकते हैं, जानवरों के फर से चिपक सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल को आइडिया आया कि मेरे को है ना वेलक्रो बनाना चाहिए। तो वेलक्रो क्या होता है, आपके पास जो फ्लोटर्स होते हैं, ठीक है, आपके जो बैग्स होते हैं उनमें इस तरीके से दो चीजें आपस में हम उन्हें चिपका पाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलक्रो बोलते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया जिससे है ना वो दोनों के दोनों हुक आपस में चिपक जाते थे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है वेलक्रो? आपके कपड़ों में हो सकता है, आपके शूज में होता है, आपके बैग्स में होता है, आपके पास बेल्ट में होता है। तो वेलक्रो बनाने का आइडिया किसको आया? जॉर्ज मेस्ट्रल को आया। और ये आइडिया उनको किसकी वजह से आया? बीजों के अंदर जो हुक्स उन्होंने देखे थे। ठीक है, तो आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है कि वेलक्रो की डिस्कवरी किसने की, किसने उसको इन्वेंट किया? तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हर एक बूंद काउंट होती है, इसके बारे में एक चैप्टर। तो घड़ी सीसर जो है वो एक जगह है, कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ पे है ना 9 अलग अलग झीलें हैं जो बारिश के पानी से भरी जाती है। ठीक है, ये झीलें है ना इस तरीके से बनाई गई है कि बारिश का पानी जब आता है तो पहले एक झील भरती है, फिर उस झील का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो दूसरी झील में जाता है और ऐसे कर करके 9 झीलें भरती है। ठीक है, जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है, और यहाँ पे है ना बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, अब कुछ लोग है ना पानी की इतनी वैल्यू करते हैं, इतनी वैल्यू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे है ना पानी की बहुत कमी है। तो उत्तराखंड में क्या होता है, वाटर बॉडीज को इतनी वैल्यू दी जाती है कि जब एक नई दुल्हन शादी करके आती है तो सबसे पहले है ना वो क्या करती है, पानी की पूजा करती है। ठीक है, इसको भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो घड़ी सीसर, जिसमें सर का मतलब झील होता है, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, 9 लेक जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और पहले पहली झील बढ़ती है, उसके बाद दूसरी झील बढ़ती है। ये देखिए इस तरीके से है। ये कहाँ की पिक्चर है? घड़ी सीजर की। कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसलमेर राजस्थान में, आपको याद रखना है। उसके बाद है अल बरूनी। तो अल बरूनी के बारे में पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। तो अल बरूनी के बारे में है ना आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिख के दे दिए जाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि करेक्ट और इनकरेक्ट बताइए।
ठीक है। तो हजारों साल पहले एक ट्रैवलर इंडिया आए थे जिनका नाम क्या था, अल बरूनी था। आपको याद रखना है कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से। तो जिस कंट्री का नाम उज्बेकिस्तान है वहां से कौन आए थे, एक ट्रैवलर आए थे जिनका नाम क्या था, अल बरूनी था। ठीक है। वहां पर इन्होंने इंडिया आके देखा कि इंडिया में है ना लोग बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ज्यादा अच्छे पॉन्ड बनाने में, ठीक है, बहुत अच्छे तालाब बनाने में। ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे जो कंट्रीमैन है वो सरप्राइज हो जाएंगे उन्हें देख के कि किस तरीके से है ना बहुत बड़े बड़े पत्थरों को और आयरन रोड को मिला के क्या बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरा आपको पता ना एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसके आसपास है ना, तालाब के आसपास एक रेज्ड यानी कि उठा हुआ भाग होता है जिसको हम चबूतरा कहते हैं, जिसपे लोग बैठते हैं। ठीक है। और बहुत लंबी लंबी सीढ़ियां ऊपर और नीचे जाने के लिए है। ठीक है। ऊपर और नीचे जाने के लिए क्या बनाई गई है, सीढ़ियां बनाई गई है ताकि भीड़ कम रहे। तो अल बरूनी ने ना अपनी बुक में एक अकाउंट लिखा था किसके बारे में, कि पॉन्ड्स कैसे बनाते हैं। इंडिया के लोग जो है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है क्या बनाने में, तालाब बनाने में। ठीक है। तो अल बरूनी कौन सी कंट्री से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। उन्होंने किस चीज का जिक्र किया अपनी किताब के बारे में, कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तालाब बनाते हैं। ठीक। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसको आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं कि लोहे की छड़ों का इस्तेमाल करके चबूतरा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी सीढ़ियों की कतारें हैं, ऊपर और नीचे जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियां, यानी कि नीचे जाने वाली सीढ़ियां अलग है, ऊपर आने वाली सीढ़ियां अलग तरीके की है। तो उसके बाद है थिंक ओवर इट। तो 1986 में क्या हुआ, जोधपुर में है ना बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ी। ठीक है। तो पुराने लोग जो है वो है ना बावली को भूल गए। तो अगर आपने वो पीके मूवी देखी है उसमें है ना आमिर खान एक बावली में जाके बैठ जाता है, क्या नाम होता है उस बावली का, अग्रसेन की बावली। तो बावली है ना स्टेप वेल को कहते हैं, यानी कि एक ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियां होती है। तो बावली पहले किस लिए बनाई जाती थी, बावली को है ना पहले इसलिए बनाया जाता था कि जब बारिश होती थी सारा का सारा पानी उसमें स्टोर हो जाता था, और जब बारिश नहीं होती थी वो पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन आजकल के लोग क्या होते हैं, इन सब चीजों को भूल गए। तो जब है ना 1986 में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा कूड़ा निकाला बावली के अंदर से, उसको साफ किया और फिर क्या किया, उसमें बारिश का पानी आया और उसको इस्तेमाल किया। ठीक है। तो बावली की याद लोगों को कब आती है, बावली की याद उनको कब आई, जब उन्होंने देखा कि पानी की कमी हो रही है। जैसे हम तालाबों की भी आजकल कितनी कम वैल्यू करने लगे हैं, लेकिन फिर से गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसके अकॉर्डिंग हर जगह पे तालाब खोदे जाएंगे। क्यों, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ना तालाब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब बारिश होती है तालाब पानी से भर जाते हैं, धीरे धीरे है ना वो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ना तालाब का होना, कच्ची मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। हम पूरे के पूरे एरिया को अगर सीमेंटेड कर देंगे तो हमारा पूरा पानी गटर में जाया करेगा और हमारा ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा, साफ पीने का पानी भी हमें नहीं मिल पाएगा। देखो इसको कहते हैं बाउली। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंदर पानी भरा रहता है और नीचे जाने के लिए अलग अलग तरीके की सीढ़ियाँ भी हैं। ठीक है। स्टेप वेल, ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेप वेल, जिसको हिंदी में हम बाउली कहते हैं। उसके बाद हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है। जो हमारी बुक में दिए हैं। तो तरुण भारत संघ जो है वो एक एनजीओ है जो बड़ों से है ना इस तरीके से पूछता है कि आपको है ना किस तरीके से आप पानी कंजर्व किया करते थे अपने टाइम पे। ठीक है। और नए नए तालाब, जोहड़, ठीक है, झीलें, उनको रीबिल्ड करने का काम करता है। ठीक है। यानी कि उनको रिवाइव करने की कोशिश करता है ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो अच्छे से रिचार्ज रहे। ठीक है। उसके बाद आता है डेड सी। तो डेड सी कहाँ पे पड़ता है, आपको डेड सी की पहले लोकेशन मालूम हो जाए। इसमें है ना बहुत ज्यादा खारा पानी है, इतना खारा पानी है कि अगर मैं आपको इसमें डुबा दूं तो आप डूबेंगे नहीं। आप इसमें ना कोई भी इसमें डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें है ना नमक इतना ज्यादा है। तो अगर आप 1 लीटर पानी लोगे उसमें 300 ग्राम नमक मिलेगा, किसमें, डेड सी में। ठीक है। अब इसको डेड सी क्यों कहा जाता है और ये कहाँ पर है, तो डेड सी जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। और इसको डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें के अंदर है ना कोई भी माइक्रोस्कोपिक लाइव आपको देखने, आपको पता है ना समुद्र में बहुत सारे छोटे छोटे जीव पौधे रहते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं, कोई भी नहीं रह पाता है। क्यों, क्योंकि इसका पानी जो है वो बहुत ज्यादा खारा है, इतनी सैलिनिटी है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ को ये सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डेड सी रखा गया है। ठीक है। तो डेड सी से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी हाई सैलिनिटी है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ, कोई भी वाटर एनिमल यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तरुण भारत संघ नाम का एक गैर सरकारी संगठन बुजुर्गों से उनके समय में पानी की व्यवस्था के बारे में पूछता है, पुराने तालाब और जोहड़ों का पुनर्निर्माण करता है। ठीक है। नए तालाब भी बनवाता है ताकि क्या हो सके, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो सके। क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो हमें है ना पीने के पानी
कि बहुत समस्या आ जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे दांडी मार्च। तो दांडी मार्च से पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उन्होंने ईयर पूछा था कि दांडी मार्च कौन से साल में शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है 1930 में। ठीक है, ये इंसिडेंट है ना 1930 में हुआ। हमारा देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 में। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले है ना ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, पहले ना लोग अपना नमक खुद बना लेते थे, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, नमक बनाने पर है ना बहुत ही हैवी टैक्स रख दिया। ठीक है, तो अपना नमक नहीं बना पाए, तो कोई भी नमक के बिना कैसे जी सकता है। गांधी जी ने कहा कि कोई भी है ना, कोई भी लॉ जो है हमें उस चीज़ को बनाने से कैसे वंचित रख सकता है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, एक यात्रा पर वो निकले। कहाँ से निकले? अहमदाबाद से निकले और दांडी की शीसोर तक गए। ठीक है, गुजरात में। ये दोनों की दोनों जगह कहाँ पे है? गुजरात में है। अहमदाबाद भी गुजरात में है, दांडी शीसोर भी गुजरात में है। ठीक है, उन्होंने इस लॉ को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो नमक बनता कैसे है? ठीक है, तो आपको पता है समुद्र का पानी जो होता है वो बहुत खारा होता है। वहाँ पे है ना छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे बनाए जाते हैं, उनमें है ना समुद्र का पानी होता है। धीरे धीरे है ना धूप की वजह से पानी जो है वो तो सूख जाता है और उन गड्ढों में क्या बच जाता है? नमक बच जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वहां गए और उन्होंने नमक बना के नमक कानून को तोड़ दिया, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को चाहिए। बहुत सारी चीजों के बिना तो इंसान रह सकता है, लेकिन नमक उनमें से एक चीज है जिसके बिना वो अपना खाना बिल्कुल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो जब पानी सूख जाता है तो सिर्फ नमक रह जाता है ग्राउंड पे। और आपको क्या पॉइंट्स यहाँ से याद रखने हैं? दांडी मार्च किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किस चीज के खिलाफ किया था? नमक कानून के खिलाफ किया था। कौन से साल में हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी? अहमदाबाद से शुरू हुई थी और दांडी शीसोर तक चली थी। ये दोनों प्लेस कहाँ पर है? गुजरात पे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अहमदाबाद के गुजरात से दांडी समुद्र तट तक वो गए थे। ठीक है, 1930 में गए थे। ठीक है, और नमक कानून को तोड़ने के लिए गए थे। नमक कैसे बनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले मैं 3rd और 4th क्लास की एनसीईआरटी अपलोड कर चुकी हूँ, आपको वो सारे के सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखना चाहिए। आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बढ़ गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट डाउन करके बताइएगा। थैंक यू।